स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था प्रिज्म के बारे में, राइट। आज की क्लास में हम लोग एक एटमॉस्फेरिक डिस्पर्शन का एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। हमें मालूम है प्रिज्म प्रिज्म डिस्पर्शन का काम करता है, राइट। व्हाइट लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है प्रिज्म, राइट। एक बार अगर हम लोग बात करें प्रिज्म से जो स्पेक्ट्रम आती है वो विबग्योर, सबसे ऊपर रेड और नीचे वायलेट और बीच में बाकी 5 कलर्स होते हैं, राइट। तो ऐसा स्पेक्ट्रम हम लोग देख पाते हैं प्रिज्म के केस में। आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग एक नेचुरल प्रिज्म क्या लें, राइट, पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, रेनबो। तो आज की क्लास में हम लोग रेनबो को पढ़ेंगे। अब रेनबो जो है स्टूडेंट, रेनबो जो होता है वो अगर मैं बात करूं कैसे फॉर्म होता है स्काई में, आपने देखा होगा ना स्काई में रेनबो का फॉर्मेशन, राइट, वो किस तरीके से होता है। अब यहां से दूसरी रे जो है स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से इंसिडेंट हुई है ना। अब दूसरी वाली रे के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ आपका, राइट, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। यहां पे आपने नॉर्मल खींचा, ये एंगल θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी, नॉर्मली रिफ्रैक्ट कर जाती है ना, वाटर से एयर में जा रही है, ठीक। अब स्टूडेंट देखिए, जैसे जैसे ये एंगल θ1 जो है, जैसे अगर मैं बात करूं बढ़ेगा तो क्या होगा। अभी अभी तो इतना सा है ना θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा बढ़ जाएगा ना, ठीक है। देखिए जैसे ये तीसरी रे जो है, यहां पर ये जो तीसरी रे है आपकी, ऑरेंज कलर से मैं बना रहा हूं, ये तीसरी रे के लिए थीटा जो होगा, थीटा, राइट, वो क्या होगा, इसको मैंने कहा कि जो है ये कुछ ज्यादा है, जैसे जो है θ2 है मान लीजिए, ठीक, इससे ज्यादा है। तो अभी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा θ3 हमने लिख लिया, ये जो होगा कैसा होगा, इस तरीके से रे चली जाएगी आपकी, राइट। और ये जो θ4 होगा, अभी स्टूडेंट इसको आप θ4 देखिए, ये θ4 जो होगा, राइट, ये क्या होगा, क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, θ1 इज ग्रेटर देन θ3, तो θ2 भी θ4 से, है ना। हम लोग बात करें, देखिए यहां पे θ1 जो है और θ3 में बड़ा कौन है, तो θ3 इज ग्रेटर देन θ1। आई बात समझ में। तो अब जो है ये θ2 भी, θ2 छोटा होगा θ4 से, आप लिख सकते हैं θ4 विल बी ग्रेटर देन θ2, ठीक। तो स्टूडेंट यहां पे हम यही कहना चाहते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है ना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाता है, राइट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग और बढ़ा दें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और भी बढ़ेगा, है ना। एक पॉइंट ऐसा होगा स्टूडेंट, इस बात को आप लोग समझिए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, एक ऐसी वैल्यू पे होगा जिसको हम लोग θc लिख ले, एक ऐसी वैल्यू पर होगा जबकि ये रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ते 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 बढ़ते, राइट, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे जैसे आई बढ़ेगा आर बढ़ेगा, है ना। तो यहां पर आई कम था, यहां पे आर कम है, फिर आई थोड़ा बढ़ा तो आर थोड़ा और बढ़ा, फिर तीसरे केस में आई थोड़ा और बढ़ा, आर एंगल और थोड़ा बढ़ जाएगा, राइट। और फिर फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा स्टूडेंट, फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपका एंगल आई काफी बढ़ चुका होगा, फॉर एग्जाम्पल θc के बराबर हो गया, तो क्या होगा, लाइट की जो रे रिफ्रैक्ट हो रही थी, एंगल बढ़ते बढ़ते रिफ्रैक्ट होते होते क्या होगा, ये अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर ऐसे चली जाएगी। और ऐसे केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। और यही जो एंगल है θc, दिस θc, ये वाला एंगल, जिसके लिए एंगल ऑफ, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, फॉर वाटर एयर इंटरफेस, या इस मीडियम के लिए आपका θc क्या है, θc क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। एंगल आई इतना हो गया कि एंगल आर 90 डिग्री हो गया,
तो इस समय जो एंगल आई है वही आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर एंगल आई आपका क्रिटिकल एंगल थीटा सी से भी ज्यादा हो जाए ना, तो क्या होगा, अब जो है लाइट की रे बिल्कुल यहां तक आ चुकी है, अब क्या होगा, ये वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो मैं फोर्थ रे बना रहा हूं, यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, ये रे यहां पर जाके स्ट्राइक की पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस बार जो एंगल होगा, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन थीटा सी। ऑब्वियस सी बात है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया इस बार, है ना। तो क्या होगा, अब जो है लाइट की रे थीटा सी पे तो 90 डिग्री पे थी, अब और भी ज्यादा जो है ऐसे ये एंगल आर बढ़ रहा था, सरफेस पे आ गया, अब क्या होगा, वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसी मीडियम में वापस आ गया, रिफ्लेक्शन हो गया स्टूडेंट, राइट। लाइट की रे ऐसे चली जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो रही है, राइट। तो ये जो फेनोमेना हुआ, ये जो फेनोमेना कि लाइट की रे, राइट की रे डेंसर मीडियम में ट्रेवल करके, राइट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पहुंची, और उसका एंगल आई, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो आफ्टर रीचिंग द इंटरफेस इट अगेन रिफ्लेक्ट back into the medium, right, reflect back into that denser medium. This phenomena is called total internal reflection, right. इस phenomena को हम लोग क्या कहते हैं, इसे total internal reflection कहते हैं। तो ये बात आपको स्टूडेंट समझ में आई। चलिए, और यहां पे क्या है, थीटा सी क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा अगर जो है इंसिडेंट एंगल बनता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, राइट। ऐसे बेस्ड बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, राइट। मिराज का रेगिस्तान में, डेजर्ट में दिखना, है ना। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, जो डायमंड होता है वो बहुत तेज स्पार्किंग लाइट देता है ना, बहुत चमकता है, तो वो क्यों होता है, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। और स्टूडेंट, रेनबो का फॉर्मेशन भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। तो आपको ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके कोर्स में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी के, है ना, मगर ये चीज आपको समझने की जरूरत थी, तभी आप रेनबो को समझ पाएंगे कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, राइट। चलिए, तो इस बात को आप लोग नोट करिए। यहां पर स्टूडेंट्स मैंने आपको दिखाया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर ऑफ मीडियम इनसे बड़ा हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो होता क्या है, लाइट की रे रिफ्रैक्ट ना करके रेयर मीडियम में ना जाके वो वापस से डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। इसी फेनोमेना को आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट मैं आपको यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो आप डेफिनेशन लिख लें स्टूडेंट। चलिए, आप लिखिए मेरे साथ। Total internal reflection is the phenomena of complete reflection of ray of light within a medium such as water or glass from the surrounding surface back into the medium. The phenomena occurs if the angle of incidence is greater than certain limiting angle called critical angle.
right? In general, total internal reflection takes place at the boundary between the two transparent medium when a ray of light in a medium of higher refractive index approaches the other medium at an angle of incidence greater than the critical angle. ठीक है? और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, वाटर और एयर के लिए फॉर वाटर एयर interface the value of critical angle is 48.5 डिग्री, राइट? तो वाटर और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल 48.5 डिग्री है, राइट? चलिए अब आप आगे लिखिए, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नंबर 1. दो कंडीशंस है स्टूडेंट्स, देयर आर टोटल 2 कंडीशंस. पहली बताइए क्या है, लाइट को कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए? डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ, राइट? तो लाइट आप लिखिए, लाइट मस्ट travel from a denser medium to a rarer medium, राइट? सो लाइट को एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रैवल करना चाहिए. डेंसर टू रेयर, है ना? जैसे वाटर से लाइट की रे किधर जाए? एयर की तरफ, है ना? तो सोर्स ऑफ लाइट कहाँ होना चाहिए? वाटर में, ठीक है? या अगर स्टूडेंट वाटर और ग्लास का मान लीजिए, वाटर और ग्लास का आपका एक पेयर ऑफ मीडिया है, वाटर है और ग्लास. तो अभी लाइट को कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, है ना? तो लाइट को जो है ग्लास से, जो कि डेंसर मीडियम है, ग्लास से वाटर में जाना चाहिए, क्योंकि ग्लास और वाटर के लिए ग्लास इज अ डेंसर मीडियम एंड वाटर इज अ रेयर मीडियम. ठीक, ऐसा होगा तब. और एक और कंडीशन है स्टूडेंट, ऐसा है कि वाटर से आप कह सकते हो वाटर से एयर में जा रहा है लाइट, तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, राइट? एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल है 48.5 डिग्री. अगर इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा तभी लाइट वापस जो है उसी मीडियम में ट्रैवल कर जाएगी, राइट? तभी लाइट उसी मीडियम में वापस ट्रैवल कर जाएगी, राइट? और अगर 48.5 जैसे पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्रिटिकल एंगल इतना होता है, राइट? अगर इससे कम एंगल है तब तो रिफ्रैक्शन होगा. आपका वाटर से एयर में लाइट की रे जाएगी और रिफ्रैक्शन जो हमने पढ़ा है वैसा वैसा सब होगा. इस केस में क्या होगा? लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्लियर है? चलिए, दूसरा कंडीशन है स्टूडेंट, द सेकेंड कंडीशन, ये क्या है? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द, अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बनेगा? इन द डेंसर मीडियम. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम must be greater than
must be greater than the critical angle, must be greater than the critical angle must be greater than the critical angle for the given pair of medium. जैसे ये क्रिटिकल एंगल आपका ग्लास वाटर और एयर के लिए 48.5 डिग्री है, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर वाटर में इससे ज़्यादा बनेगा तब लाइट की रे रिफ्रैक्ट करके एयर में ना जाके सारा का सारा लाइट की रे आपका उसी वाटर में, उसी जो है डेंसर मीडियम में लौट के चलाएगा, है ना, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा, राइट। तो ये दो कंडीशन है स्टूडेंट, ये दोनों कंडीशन जब मैच करेंगी तभी ऐसा होगा, राइट। लाइट जो पहला आपका जो कंडीशन है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ लाइट को जाना चाहिए, नंबर 1, और दूसरा है एंगल आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। और अगर बच्चों एक बात बताइए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो तब क्या होगा, आपकी लाइट की रे क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो लाइट की रे क्या होगा, रिफ्रैक्ट करके 90 डिग्री बनाते हुए नॉर्मल से चली जाएगी अलोंग द सरफेस ऑफ द वाटर, है ना, ये चीज, ठीक। तो ये बात आप लोग याद रखिए, इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है स्टूडेंट, है ना, रेनबो पढ़ने के लिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं ना, ये आपका इंटरफेस है, दिस इज द इंटरफेस बाउंड्री, यहाँ पर कुछ भी है, वाटर है, वाटर एक डेंसर मीडियम है इन कंपैरिजन टू द एयर, ये आपका एयर है, ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम। ठीक है, लाइट की रे अभी जा रही है, ये लाइट की रे इंसिडेंट हुई, ये एंगल आई, राइट। तो नॉर्मली क्या होती है, अगर आई क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्रैक्ट होके, राइट, ऐसे चली जाएगी, रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली जाएगी, ठीक। अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज़्यादा करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, एंगल आई और ज़्यादा हुआ तो एंगल आर और ज़्यादा होगा। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर स्टूडेंट, राइट, देखिए एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या होगा, इस बात को समझिए। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल, अभी मान लीजिए ये आपका एंगल आई हो गया, कुछ ऐसा है एंगल आई, और ये किसके बराबर है, इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो थीटा सी है उसके बराबर, क्रिटिकल एंगल, राइट, थीटा सी क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कितना हुआ, क्रिटिकल एंगल के बराबर। और जब लाइट की रे क्रिटिकल एंगल के बराबर है, राइट, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट की रे कैसे जाएगी, लाइट की रे विल गो लाइक दिस, इट विल गो along the surface, right, along the surface ऐसे, ठीक। और अगर एंगल आई इससे ज्यादा होगा तब क्या होगा, वापस यहां पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी ना, अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है ना। ये क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है कि along the surface लाइट की रे चली जाती है ना, और एंगल आई अब क्रिटिकल से ज्यादा हुआ तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब यहां पर देखिए आप, एंगल आर कितना होगा बताइए, इस केस में एंगल आर विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है म्यू डब्ल्यू, और एयर का जो है म्यू ए है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू और म्यू ए। तो ऐसी केस में हम लोग यहां पर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ
बाउंड्री में, इस केस में तो आपका स्ट्रेन्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट म्यू, राइट, म्यू टू बाई म्यू वन, है ना। इस केस में देखते हैं बच्चों हम कैसे लिखेंगे इसे। तो डेंसर मीडियम में वाटर से एयर में जा रहा है, तो साइन अप्लाई करिए, साइन आई, और आई क्या है आपका, साइन आई है थीटा सी, क्रिटिकल एंगल के बराबर, थीटा सी क्रिटिकल एंगल के बराबर, अपॉन साइन आर कितना है बोलिए, साइन आर है आपका 90 डिग्री, है ना, एज इक्वल टू, अभी मैं क्या लिखना चाहिए मुझे बताइए, यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, म्यू टू बाई म्यू वन, है ना, या म्यू ए बाई म्यू आर, वॉट एवर, क्या लिखना होगा बोलिए। तो हमें लिखना होगा म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, राइट, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू। और साइन 90 कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो आपका साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू डब्ल्यू, क्योंकि म्यू ए भी हम लोग 1 ले सकते हैं ना, और ये साइन 90 तो 1 हो जाएगा, है ना, इतना। तो आप लिख सकते हैं म्यू डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, राइट, ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा सी। ये आप फॉर्मूला कभी न्यूमेरिकल आपसे पूछिए, है ना, कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तब आप इसको यूज करना, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल, हमने क्या किया, साइन थीटा सी, है ना, अपॉन साइन 90, वहां से देख के लिखा, क्योंकि यार वहां पे 90 है, इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, और म्यू ए कितना होता है, 1 होगा, है ना, म्यू ए की वैल्यू 1 होगी, और आपका म्यू ए अपॉन आप लिखोगे म्यू डब्ल्यू और म्यू ए, तो यहाँ से म्यू डब्ल्यू आप निकालोगे, क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा सी। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, राइट। और स्टूडेंट ये तो बात रही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, है ना, मगर यहाँ पर जो है बताइए मुझे फिर से कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है क्या, अभी नहीं हुआ है, क्योंकि आई जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है ना, और वाटर और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल होता है आपका 48.5 डिग्री, ठीक। अब इससे थोड़ा सा भी ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है ना, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए 48.6, तो क्या होगा, लाइट की रे इसी मीडियम में, वाटर में ही पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और हम इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम लोग रेनबो के बारे में पढ़ेंगे, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, और वो इसी पे बेस्ड है आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।